NCERT रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन NCERT क्लास 7 ज्योग्राफी हिंदी। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों, विश्व के अनेक भागों में पाए जाने वाले घास स्थलों और विश्व की वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ों, साथ ही साथ तमाम सारे वन्य जीवों की प्रकृति और उनके प्राकृतिक आवास स्थान के बारे में कुछ विशिष्ट प्रकार की बेहतरीन जानकारियाँ मिलती हैं। और जब से संशोधित पाठ्यक्रम में फॉरेस्ट का पेपर ऐड हो गया है, तब से फॉरेस्ट से रिलेटेड सभी सेक्शंस इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारे प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ये एक चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है, तो इस लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं, अर्थात स्थल की ऊंचाई हो या वनस्पति की विशेषताएं हो, परस्पर एक दूसरे से इस हिसाब से रिलेट करती हैं कि जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई बदलती जाती है वैसे वैसे वनस्पतियों के प्रकार भी बदलते चले जाते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। अर्थात वनस्पति की जो वृद्धि है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर, तापमान के ऊपर जो वहाँ का है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर नमी किस प्रकार की, ह्यूमिडिटी किस प्रकार की। इसके अलावा जो मिट्टी का ढाल है वो और मिट्टी की परत की मोटाई किस तरीके से है, ये चीज़ें वनस्पति की वृद्धि को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें वन के रूप में, घास स्थल के रूप में और मरुस्थल के रूप में। वन क्या होते हैं? जहाँ पर उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सघन और खुले वन क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। जहाँ पर सघन और खुले वन वृक्ष विकसित हो सकते हैं उसे हम वन कहते हैं। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं उन्हें हम घास स्थल कहते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। तो यहाँ पर हम कुछ विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण, उनके प्रवास करने वाले तमाम सारे जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो इतने विशाल हैं और वो नेचर के लिए इतना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लिए पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विश्व के फेफड़े कहा जाता है। तो जो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, ब्राज़ील के सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की हम सबसे पहले बात करते हैं। इन्हें सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। पत्तियां नहीं गिराने का पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये भूमध्य रेखी प्रदेशों में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखी प्रदेशों में इनको साल भर वर्षा मिलती रहती है, ऐसे में इनको पानी की कोई कमी नहीं होती, इसलिए इन्हें पत्तियां गिराने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष भर यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये किसकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की खासियत क्या है कि यहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं होता है, सूखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ कभी भी पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर इसके एग्जाम्पल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड, अबानुस, महोगनी। तो बस हमको ये याद रखना है कि रोजवुड, अबानुस, महोगनी ये सारे के सारे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है, पत्तियाँ कभी भी नहीं झड़ती हैं। रोजवुड, अबानुस, महोगनी क्या है? ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एनाकोंडा नाम का एक बहुत विशाल सांप पाया जाता है जो अजगर जैसे बड़े जानवरों को, मगर जैसे बड़े जानवरों को भी मार करके खा जाता है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में सिर्फ इतना फर्क है कि पर्णपाती वन क्या करते हैं, शुष्क मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये मानसूनी होते हैं। तो इनकी विशेषता क्या होती है? वो मानसूनी नहीं होते, ये मानसूनी होते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, झाड़ देते हैं। इन वृक्षों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में कौन कौन से? जैसे साल हो गया, सागवन हो गया, नीम हो गया। हमारे लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। साल, सागवन, नीम, शीशम सारे के सारे कहाँ के हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। दृढ़ काष्ठ फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। इन क्षेत्रों में जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि सब कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। एग्जाम्पल इसके क्या है? साल, सागवन, नीम और शीशम।
भारत में जो क्या है शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है कर्क रेखीय क्षेत्र है। आप जानते हैं कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है भारत को, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बाद हम बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन की बात आती है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपीय के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राजील में। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में क्या है तो बांज है, चीड़ है, यूकेलिप्टिस है। ये दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण वनों की खासियत होती है कि इनके जो वन होते हैं इसमें लकड़ियाँ जो होती है कुछ दृढ़ भी होती हैं और कुछ मुलायम भी होती हैं। आगे बात कर लेते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते चले जाएंगे। जैसे कि उत्तर पूर्वी अमेरिका है, चीन है, न्यूजीलैंड है, चिली है, पश्चिमी यूरोप है। यहाँ पे तटीय प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में क्या करते हैं, ये भी झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ कौन से, जो बांज है, एस है, बीज है इत्यादि। यहाँ पर जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजट और इसके अलावा मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। कहाँ पर फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागरीय वनस्पति की बात आती है। तो हम लोग जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भागों में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे इससे क्या है एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरों के समीप वाले प्रदेशों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसीलिए इनका ये नाम पड़ गया है भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ब्राजील के ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में अगर हम बात करें तो गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं भी होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस फल क्या होते हैं, पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया, इसलिए यहाँ पर क्या है कि वन्य जीवन जो है वो क्या है बहुत कम है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें यह भी जानने को मिलती है कि जो संतरा है, अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, ये सब किस वंश के फल हैं, तो सिट्रस यानी कि नींबू वंश के फल हैं जो यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं शंकुधारी वनों के बारे में। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों की अगर हम बात करें तो 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। इन्हें क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। तो शंकुधारी वनों को हम क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। ये वन अत्यधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों में कौन कौन से, जैसे जो सलीमा जिसके बारे में इन्होंने स्टोरी बताई है। तो ये लंबे नरम कास्ट वाले वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं। इन वृक्षों के कास्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, कागज की लुगदी बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकुधारी वन है, इन्हें टैगा भी कहा जाता है। और इनकी लकड़ी का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं, तो लुगदी बनाने के लिए करते हैं, कागज की लुगदी बनाने के लिए। सामान्यतः इनसे क्या होता है, अखबारी कागज बनाने के काम में आती है शंकुधारी वनों की लकड़ी। नरम कास्ट का उपयोग किसमें करते हैं, तो माचिस की पैकिंग के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर चीड़, देवदार आदि वनों के मुख्य पेड़ पाए जाते हैं। सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे पाए जाते हैं, क्योंकि ध्रुवी इलाकों में शंकुधारी वन है। इसमें क्या है कि इसका जो लकड़ी है इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो कागज की लुगदी बनाने में। नरम कास्ट का उपयोग माचिस की पैकिंग बनाने के लिए, बक्से बनाने में काम आता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू यहाँ के हैं जो जानवर हैं। चीड़ और देवदार यहाँ के मुख्य पेड़ हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। अब बात आती है घास स्थलों की। तो घास स्थलों के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। घास स्थलों में सबसे प्रमुख घास स्थल है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों तरफ किसी भी तरफ आते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, फैले रहते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का। सवाना किसका उदाहरण है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में कौन कौन पाए जाते हैं, हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, डिस्कवरी में आप देखते होंगे तेंदुआ जानवर पाए जाते हैं। तो ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। कहते क्यों, क्योंकि उष्णकटिबंधीय के दोनों ओर फैले होते हैं। शीतोष्ण घास स्थल की बात करें, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों की बात करें तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियों में क्या होती है, कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को आप चिन्हित करके देख सकते हैं। हमारे यहाँ भारत पे भी जो रेगिस्तान का है, जिसको थार का रेगिस्तान हम कहते हैं। यहाँ पर जैसे ऊँट जो पाया जाता है, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही पाए जाते हैं। बाकी चूंकि यहाँ की इतनी विषम जलवायु होती है कि कोई भी जानवर यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। यदि हम ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ का तापमान भी हमें अत्यधिक ठंडा मिलेगा, इसीलिए वहाँ पर भी बहुत सीमित प्रकार की वनस्पति मिलती है। केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही मिलती हैं। अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है, जो एकदम ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब यहाँ पर ये हमारे लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर विश्व के प्रमुख कुछ घास स्थलों के बारे में, उनके नाम के बारे में बताया गया।
जैसे पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, ब्राजील में कैम्पोज, वेनेजुएला में लानोज। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें, ये उष्ण कटिबंधी घास स्थल थे। सवाना, कंपोज, लानोज क्या है? उष्ण कटिबंधी घास स्थल है। शीतोष्ण घास स्थल की बात करें अगर कटिबंध वाले, तो अर्जेंटीना में पैम्पास है, उत्तर अमेरिका में प्रेरी है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? तो डाउन्स है। तो ये हो गई घास स्थलों की बात। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति होती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। कांटेदार झाड़ियाँ हमें कहाँ पर मिलती हैं? तो गर्म, शुष्क और रेगिस्तानी जलवायु में हमें क्या होती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। अब बात करें अगर हम शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्या है, तो हमने बताया था कि चीड़ जो है क्या इसकी लकड़ियों का उपयोग किसमें होता है? तो जो माचिस के बॉक्स बनाने के लिए होता है, बक्से बनाने के लिए उसमें होता है, कागज की लुगदी बनाने के लिए होता है। शंकुधारी वन की खासियत ये होती है, नरम लकड़ी वाले होते हैं। तो चीड़ का जो एग्जाम्पल है किसका है? ये एग्जाम्पल है शंकुधारी वन का। स्टेपी कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य एशिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सही जोड़े मिलाना है। वालरस कहाँ था? वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार का वृक्ष क्या है? तो देवदार का वृक्ष एक नरम काष्ठ पेड़ है। जैतून क्या है? तो नींबू वंश का सिट्रस फल है। हाथी की बात करें तो कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है। और कैम्पोज क्या है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल का क्षेत्र है। तो यह था चैप्टर वनस्पतियां और वन्यजीव, एनसीईआरटी क्लास 7 से, भूगोल विषय से। इस चैप्टर को आप अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए और इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।